कौन है? सभी बच्चे आ गए ना? गर्मी बहुत पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तुम सब लोग पता है अपने साथ में एक एक पानी की बोतल जरूर लाया करो, ठीक है? और अगर घर पे अगर वो होता है वो क्या होता है, वो पाउडर नमकीन भी होता है, और नहीं ग्लूकोज तो और होता है, ORS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो भी साथ लाया करो, जिससे कि आराम से बीच बीच में पी लिया है। और आप फोन कतई नहीं चलना चाहिए, सही है? पिछली बार का याद है ना तुमको? हाँ फोन रखो पहले बैग में, तुम्हारा साइलेंट करके फोन रखो बैग। देखो वैसे तो अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में, जैसे आप लोगों ने जो 12th लेवल तक जो 10th तक मैथ पढ़ा है, 10th तक सभी के पास मैथ था। अगर हम लोग 10th के मैथ में देखें तो मैथ में ना तो तुम्हारा समाकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ना तो इंटीग्रेशन होता है, और ट्रिगोनोमेट्री है जरूर, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल बेसिक ट्रिगोनोमेट्री होती है, वो खाली साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब। उसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, या tan 280 माइनस tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, 270 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब नहीं होता है, ठीक है? मेरे लिए जो बोला गया है आज, वो मेरे लिए बोला गया है काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है? आप लोग जरा एक बात पे फोकस करना, जब तक मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं होती है तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर, बहुत सारे साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ये सब आएंगे, तो उस वजह से रहा है। लेकिन अब जो बोला गया है वही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? हमसे कहाँ गया पढ़ेगा, कहाँ से ये? अच्छा ये वर्ड है, ठीक। चलो इसे हम लोग बोलते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है ना? एक बेबी ऐसे रहेगा, इसको अच्छा ठीक है। एक विमीय गति, ये इससे पहले कौन कौन से चैप्टर हैं जरा उनका नाम लेता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स आता है, उसके बाद में फिजिकल वर्ल्ड आता है, इससे पहले जो फिजिकल वर्ल्ड के बाद में तुम्हारा वेक्टर आता है, ठीक है? और ये और हाँ इसके साथ में एक चैप्टर और है जिसका नाम है एरर, ठीक है? ये जो चैप्टर हैं ये एक प्रकार से बैकबोन है फिजिक्स, ठीक? तो हाँ हम लोग बात कर रहे हैं। अब तुम कहोगे सर तुम यही क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बताया गया है आपको ये पढ़ना है, ठीक? एक विमीय गति को छोड़ो, अब सर हम लोग बात करते हैं एक विमीय गति की। अच्छा वाईफाई भी आ गया। एक विमीय गति, अब देखो बेटा सभी लोग समझो, सर ऐसा है हमारे जो तुम्हारे जो कोर्स है नीट का, उस नीट के कोर्स में दो प्रकार की गति है, एक है एक विमीय गति और एक है दो विमीय गति, ठीक है? 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन, दो प्रकार की गति। और जो 3 डायमेंशनल मोशन है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एक विमीय गति या फिर दो विमीय गति पढ़ेंगे बस खाली, ठीक है? उसके बाद में हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम लोग एक विमीय गति की बात करें तो एक विमीय गति तुम्हें सीधे पता है 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है अगर कोई भी चीज सीधी रेखा में चल रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है, तो उसे हम बोलेंगे वो चीज है 1 डायमेंशन मोशन। सीधी रेखा में चल रही है 1 डायमेंशन मोशन। जैसे अगर मैं कोई भी चीज को ऊपर से नीचे गिराऊं तो वो क्या होगा, एक सीधी रेखा में चलेगी, उसे हम बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है? एक विमीय गति बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि जो हमारी लाइट है, जो प्रकाश है, प्रकाश जो चलता है वो किसी भी एक सीधी रेखा में चलता है हमेशा, जब तक वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश ना करे। या एक सिंपल एक मीडियम में कोई भी प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, तो उसे हम बोलेंगे वो क्या है, हमारी एक विमीय गति।
अब दो बिंदीय गति कौन सी होती है? दो बिंदीय गति का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं, हम लोग साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो हम एक्स डायरेक्शन में भी चल रहे हैं और वाई डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग ये है तुम्हारी दो बिंदीय गति। तीन बिंदीय गति कौन सी होती है? तीन बिंदीय गति कौन सी होती है? तीन बिंदीय गति होती है अगर कोई भी पंछी है, कोई भी बर्ड है, अगर वो बर्ड आसमान में उड़ रहा है तो उसे हम बोलेंगे वो तीन डायमेंशन में मोशन कर सकता है, चाहे वो एक्स में जाए, चाहे वो वाई में जाए और चाहे वो जेड में जाए, तीनों की तीनों डायमेंशन में वो मोशन कर सकता है। एक बिंदीय गति में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। देखो एक, अगर इसको मैंने एक्स माना, इसे वाई माना, तो एक होती है जेड। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ तीन एक्सेस हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो एक टी और ऐड हो जाता है, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ एक्स वाई जेड पढ़ना है। अब एक्स वाई जेड में तुम यहाँ पर मान लो कि जैसे तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे, जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो तुमने क्वेश्चन देखे थे कि मान लो एक कार 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है या एक्सेलरेशन से चल रही है, एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अब ये सब चीजें कोई देखता तो है ही, जो देखता है वो यहाँ पर बैठा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। वो बंदा मूल बिंदु पर बैठा हुआ होता है और वो मूल बिंदु से ही सारी की सारी चीजें देखता है। तो अगर कोई भी चीज, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन होगी जो मैंने मान लिया, मान लो एक्स वाई जेड पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड तुमने सर कैसे ली, जरा इस चीज को तुम लोग ऐसे डिफाइन करो। एक्स वाई जेड ये होता क्या है कि जैसे मान लो अगर ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है, ये है, देखो तुम लोग तीन डिफाइन करना एक्स वाई जेड कैसे। जैसे मान लो मैंने इसे एक्स माना, ये मेरी एक्सिस हो गई एक्स, ये वाली एक्सिस मैंने मान ली वाई, ये वाली एक्सिस मान ली मैंने जेड, ठीक है। ये तीन चीजें मान ली मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये बीच वाला हो गया मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से मैंने एक डंडा अगर मैं यहाँ तक ले आया, अगर मैं इस, जैसे कोई भी एक डंडा है वो मैंने यहाँ से लाके यहाँ पर उसको पकड़ लिया है, अगर इस डंडे से मैं एक्स अक्ष पर एक लंब डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, तो वो लंब कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को क्या करेगा, कट करेगा, तो वो उसे हम बोलेंगे, वो पोजीशन कौन सी है, एक्स पोजीशन। देखो समझ में नहीं आया, जैसे मैंने तुमसे कहा तीन पोजीशन है, एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लो और एक मान लो जेड, ये तीन पोजीशन हो गई। इन तीन पोजीशन के बाद में मेरा कोई एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, मैंने क्या किया, इस बिंदु को ऐसे पकड़ लिया। अब देखो अगर मैं यहाँ से, अगर ये एक्स है, अगर मैं यहाँ से लंब डालता हूँ, यही तो लंब पड़ेगा, तो ये एक्स को जितने पर कट करेगी उसे बोलेंगे हम वो एक्स पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं वाई पर लंब डालता हूँ तो ये वाई को जहाँ पर कट करेगी उसे हम बोलेंगे वो वाई पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालता हूँ तो वो जेड को जितने पर कट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, जेड। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स वाई जेड, वो बेसिकली पोजीशन को दिखाता है या उसकी स्थिति को दिखाता है कि मेरा कोई बिंदु कहाँ पर है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंग्लिश में। अब इसके बाद में देखो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है तुम्हारा इनर्शियल और एक होता है तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तुम लोगों में से इंग्लिश मीडियम से कितने हैं जिनका 12th इंग्लिश मीडियम से हुआ है, अरे सीबीएसई से हुआ है? 1 2 3, बाकी सब हिंदी मीडियम हो ना, तो ठीक है। तो बेसिकली मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दोनों में ही ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो एक चीज़ जरा समझो सर, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु है वो रुकी हुई है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी,
मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ये हमारे न्यूटन का कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ था। न्यूटन के 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ था अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे, तब भी हम लोग इसी चीज की बात करेंगे। तो मैंने कहा जैसे मान लो ये तुम्हारा मोबाइल दिख रहा है, ये मोबाइल अभी रुका हुआ है, ये रुका ही रहेगा जब तक इस पर तुम बाह्य फोर्स ना लगाओ। अब मैं यहाँ से कोई चीज फेंक के इस पर मारूं तो वो बाह्य फोर्स हो गया, बाह्य फोर्स लगने की वजह से ये गिर सकता है, ठीक है। और इसे हम इस ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम, जिसमें कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, और कब तक चलती रहेगी? जब तक तुम उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगा दो, ठीक है। तो पहली बात, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन के सभी की सभी लॉ लागू होते हैं। न्यूटन के सभी जितने भी लॉ हैं सारे के सारे किस पर लागू होते हैं? इनर्शियल फ्रेम पर। अब दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे चल रहा हो जिससे कि उसका त्वरण हो, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा हो कि उसका अगर त्वरण होगा तो उस फ्रेम को हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे मान लो आपने स्कूटर स्टार्ट करी, स्कूटर स्टार्ट करने के बाद वहाँ पर रेस ऐंठे जा रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसका वेग बढ़ता जा रहा है। तो उसका जब वेग बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि उसमें त्वरण है, उसमें एक्सेलरेशन है। अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा तो 100% वो कौन सा कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। और जहां पर त्वरण होता है वहां पर बेटा एक सूडो फोर्स भी लगता है। अब ये सूडो फोर्स क्या होता है ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। सूडो फोर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आभासी बल, ठीक है, झूठा फोर्स भी बोलते हैं। अब कैसे? जैसे मान लो अगर तुम ट्रेन में चल रहे हो, एक ट्रेन रुक जाए, या बस में चल रहे हो, एक ट्रेन बस रुक जाए, तो क्या होगा? हम पर एक फोर्स लगता है, हम आगे की ओर जाके करेंगे। जैसे मान लो बस चल रही है, बस ने एकदम ब्रेक मार दी, हम कहाँ जाएंगे? आगे की ओर। किसकी वजह से? आभासी बल की वजह से, सूडो फोर्स की वजह से हम लोग उसमें आगे की ओर जाएंगे। अगर एक वो एकदम से आगे चलने लगी तब हम कहाँ जाएंगे? तब हम पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है। तब हम पीछे की ओर जाएंगे तो वो भी किसके कारण होता है? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कहाँ किस में लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किस में लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, ठीक है। और इसमें न्यूटन के लॉ लागू नहीं होते, ठीक है। ये जो हमने अभी बातें करी हैं, ये सब बातें हम अगले जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर के बाद में आएगा, उसमें ये सारी बातें बहुत डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि अभी मैं न्यूटन की बात करूंगा तो वो फिर न्यूटन वाले चैप्टर में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ है। सबसे पहले इसमें तुम एक चीज देखो, एक होता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दूरी, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे दूरी। अब दूरी, और इसके साथ में ही एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे, हाँ, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। अब जरा समझना दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। पहले ये चीज, दूरी का मतलब ये होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सही में पाथ को कवर करता है उसे हम दूरी बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लो अभी तुम लोग घर से चल के आए हो, अपने सभी लोग घर से चल के आए हो। अब घर से चल के आए हो तो तुम रास्ते से ऐसे चलते हुए आए हो, ऐसे घूमते फिरते हुए आए हो। जैसे मान लो ये तुम्हारा होम है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा आबोदय का कमरा है यहाँ पर, ठीक है। अब तुम मान लो घर से ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए ऐसे आए हो, ठीक है। तो जो तुमने ये दूरी चली है, ये सारी की सारी दूरी क्या कहलाएगी? ये दूरी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तुम यहाँ से और अपने घर तक एक सीधी रेखा डाल दो जो मकानों को चीरते हुए, ऑफिस को चीरते हुए, दुकानों को चीरते हुए, ठीक है। आप प्लेन से जाओगे? नहीं, प्लेन भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर सीधी रेखा में एक सीधी रेखा ऐसे डाल दी,
ये जो दूरी हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में ये अंतर होता है। दूरी क्या होता है? दूरी होता है एक्चुअल पाथ पर राइटिंग सही नहीं है, कवर्ड बाई बॉडी। किसी बॉडी द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। विस्थापन क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो मिनिमम दूरी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, दूरी और विस्थापन। ठीक, दूसरी चीज, दूरी जो है वो हमेशा वो स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी है? स्केलर। और ये कौन सी होती है? ये वेक्टर होती है। अब सर वेक्टर स्केलर का मतलब क्या है? ये होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग सदिश, और इसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ठीक, ये अदिश है, ये सदिश है। ये होता है अदिश। क्या होता है? उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? सदिश। ठीक है, देखो अदिश क्या होता है? अदिश वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश बोलते हैं। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में दिशा भी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश बोलते हैं। ठीक है, उसे सदिश या फिर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसमें तुम ये समझो सर, ये हो गया सही है, ये हो गया। दूसरी चीज, एक चीज समझो, जैसे मान लो कोई एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। ठीक है, मैं ए से स्टार्ट हुआ और मैं बी तक गया। मेरा एक तरीका ये था कि मैं ऐसे गया हूं, एक या ऐसे गया हूं। तो ये पाथ जो मेरा वन है और ये जो पाथ क्या है? ये मेरा टू है। पाथ वन क्या कहलाएगा? दूरी की विस्थापन। दूरी क्या कहलाएगा? पहला दूरी। दूसरा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। बहुत अच्छे, ये मेरा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो है ये क्या है? डिस्टेंस। ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक, एक डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कभी सही है सर। ठीक, दूसरी चीज, एक चीज देखो, हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होगा ना, ये इंपॉर्टेंट है बस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता। पहली चीज ये। सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ देखो कैसे, जैसे मान लो एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, ये था। मुझे बताओ तुम्हें ए से बी पर जाना है। ए से कहाँ जाना है? बी पर। तुम अगर इस दो को छोड़ के कोई से पाथ पे जाओ, दो को छोड़ के किसी भी पाथ पे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, वो हमेशा इससे क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। बस एक कंडीशन ऐसी है जहां पर वो बराबर होगा, और वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन कौन सी है कि जब तुम स्ट्रेट लाइन में मूव करो, सीधी रेखा में मूव करो। बात समझ आ रही? जैसे मान लो मुझे यहाँ से, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो मैं सबसे मिनिमम पाथ कौन सा कवर करूंगा? सबसे मिनिमम पाथ कि मैं बिल्कुल सीधा चलूँ, बिल्कुल सीधा चलूँ, यही तो मेरा मिनिमम पाथ होता है। अगर मैं चाहे ऐसे घूम के जाऊँ, चाहे मैं पीछे से घूम के जाऊँ, वो दूरी तो हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो विस्थापन और दूरी
हमेशा डिस्टेंस जो होगी यानी कि जो दूरी होगी वो विस्थापन से हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा या फिर बराबर रहेगी। लेकिन बराबर कब रहेगी? बराबर तब रहेगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी रेखा में चल रहा हो, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये पिछली साल से थोड़ा खराब चल रहा है बोर्ड। हमेशा बराबर सिर्फ तब रहेंगे जब ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा है। मेरी हिंदी थोड़ी गलत हो सकती है, ठीक है, हिंदी लिखने में एवला गलत हो सकता है, उस पर जरा ध्यान देना चाहिए। सीधी रेखा में चलो, अगर तुम सीधी रेखा में चलोगे तभी बराबर होगे, अदरवाइज हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। अब देखो एनटीए ऐसे क्वेश्चन उठाएगा, एनटीए हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। एनटीए क्या पूछेगा? एनटीए पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस क्या हमेशा ज्यादा रहती है डिस्प्लेसमेंट से? बताओ, डिस्टेंस है वो क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहती है? नहीं, एक कंडीशन पे बराबर भी रहती है, एक कंडीशन पे बराबर भी रहती है। वो भी कब? जब कैसे हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, सीधी रेखा में मूव कर रहा हो। दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसे पूछ सकता है, तो मुझे बताओ ऐसे पूछ सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा डिस्टेंस से? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ज्यादा इससे नहीं हो सकता, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, सही। तो दूसरी चीज एक ये है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस या तो तुम्हारी जीरो होगी या क्या होगी, पॉजिटिव। डिस्टेंस या तो तुम्हारी जीरो होगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, सही। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और तुम्हारा जीरो भी हो सकता है, तीनों। अब सर जीरो समझ में नहीं आया, वो मुझे बताओ कैसे। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड है, ये आज भी यही है, कल छुट्टी है परसों आओगे तब भी यही होगा, ठीक है, उसके बाद आओगे तब भी यही होगा। तो इसकी इसने कितनी डिस्टेंस चली, जीरो चली, सही है। तो या तो जीरो होगा या फिर तुम कुछ चाहे तुम इधर चलो चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो चाहे इधर, हमेशा या फिर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब नेगेटिव कब रहेगी? नेगेटिव का मतलब तुम देखो ऐसे समझो, नेगेटिव का ऐसा है, ये मेरा मूल बिंदु है, इधर तुम जानते हो पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है, ठीक है, ये मेरा है। मैंने कहा अगर कोई बिंदु कोई भी चीज है वो यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उसकी मान लो 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर। तो एक बंदा है वो ये देख के कह रहा है कि ये जो वस्तु है ना ये 5 मीटर पूरब में है। 5 मीटर कहाँ है, पूरब, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। वो इस चीज को ये भी बोल सकता है कि ये -5 मीटर पूरब में, वो -5 मीटर -5 मीटर पश्चिम में है, -5 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो क्योंकि अगर तुम पश्चिम को पॉजिटिव लोगे तो इधर वाले को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये -5 धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, इधर आएगा, तो माइनस धीरे धीरे कम होता रहेगा, धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट और जीरो भी हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकती है। इसीलिए इसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, इसीलिए इसको सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है, सही। अब इसके बाद में लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा, ठीक। अच्छा, तुम लोगों ने किताबें परचेज करना, तुम लोग जो इंग्लिश मीडियम है
वो तो डीसी पांडे परचेज करना बच्चों। डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव आती है नीट के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आती है। और जो हिंदी मीडियम है तो वो बच्चे तो भी डीसी पांडे परचेज कर लेना, नहीं तो अरिहंत कर लेना। एक अरिहंत की किताब आती है, ठीक है, एक अरिहंत की आती है, चाहे तो अरिहंत कर लेना, कोई सी कर लेना, ठीक है। ये दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के जितने भी पेपर होंगे, जितने भी पेपर जो यहाँ पर टेस्ट होंगे, जैसे मैं ही टेस्ट बनाता हूँ, लास्ट ईयर की जो बच्चे होंगे उन्हें पता है कि जो भी पेपर होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक तरफ इंग्लिश होता है और एक तरफ हिंदी होता है। जैसे जिन बच्चों ने इस बार नीट का पेपर दिया है उन्हें पता है कि पहला क्वेश्चन जैसे इंग्लिश है तो इधर ही पहला क्वेश्चन किस में होगा, हिंदी में, दूसरा क्वेश्चन इधर इंग्लिश में है तो दूसरा क्वेश्चन इधर क्या होगा, हिंदी में, ठीक है। इस टाइप से रहता है। दूसरा, जितना बकवास चीज़ें हैं जो पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है, जो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, पूछी भी नहीं जाती हैं, वो अपन नहीं पढ़ाता है, या जो पढ़ाता भी हूँ तो बहुत कम पढ़ा देता हूँ, बहुत कम पढ़ा के बस छुट्टी। जहाँ जहाँ जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके बताया था, इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात सही है, तो वो मैंने तो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। अगली चीज़ ये है कि मुझे इस बार 8वीं साल है नीट को पढ़ाते हुए, नीट और IIT को पढ़ाते हुए 8वीं साल, ठीक है, 7 साल कंप्लीट हो चुके। और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नीट या जेई को पढ़ाया, मतलब IIT को पढ़ाया या नीट को पढ़ाया, मैंने कभी बोर्ड को नहीं पढ़ाया। जैसे बोर्ड एग्जाम में तुम लोग अभी 12th पास करके आए हो ना, ठीक है, या 12th में हो गए या 11th में हो गए, उनको नहीं पढ़ाया मैंने। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ कि तो मुझे ये पता है कि हाँ, क्वेश्चंस नीट अब कहाँ से पूछता है। किसी ज़माने में CPMT हुआ करता था तो उस समय पेपर बहुत हार्ड आता था, पेपर का लेवल अच्छा आता था, फिर पेपर का लेवल बहुत गिर गया, ठीक है, धीरे धीरे। अब इस बार देखो कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था, 720 आए। इस बार एक बार ध्यान रखना, इस बार पेपर सबसे ज़्यादा टफ रहेगा। इस बार पेपर इसलिए टफ रहेगा क्योंकि एक तो NTA की बहुत बुरी बदनामी हुई है कि बताओ तुमने 67 बच्चों को पूरे नंबर दे दिए, ठीक है, और इतने बच्चे को इतने रैंक ले आए, इतने नंबर को इतने रैंक ले आए। अब वो पेपर ऐसा टफ बनाएगा कि वो कोशिश करेगा किसी के 720 ही ना आए, और जब किसी को 720 नहीं आएंगे तो वो कहेगा देखो अब हमने पेपर बनाया नहीं बनाया, ठीक है, ये चीज़ भी है। और तो इसीलिए इस बार का पेपर थोड़ा टफ रहेगा। अगर तुम लोग लास्ट ईयर के NTA से कंपेयर करोगे या उससे पहले कंपेयर करोगे तो उसके कंपेयर में इस बार पेपर तुम्हारा बहुत टफ रहने वाला है, ये चीज़ है। अब देखो उसके बाद अब अगले हम बात करते हैं बेटा स्पीड की। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और देखो, एक बात समझो, मैंने तुमसे कहा एक कोई बिंदु A है, A से B तक के बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, और B से यहां तक C बिंदु की दूरी 0.5 मीटर है, 0.5 किलोमीटर है, ठीक है। वापस B से C तक कितना है, 0.5 किलोमीटर। कहते बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर कोई भी व्यक्ति A से B जाता है और B से कहाँ आता है, C पर, समझ रहे हो? चलो नाम क्या है तुम्हारा, नाम बोल रहे हैं, आराध्या, हाँ आराध्या। देखो बेटा, एक व्यक्ति है वो A से B जाता है, B से C आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट पीछे वाली लाइन बताओ। सर 1.5 किलोमीटर होगी उसकी डिस्टेंस और 0.5 किलोमीटर होगी क्या कहते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो मैंने कहा एक्चुअल पाथ ये यहाँ से यहाँ तक गया 1 किलोमीटर, फिर इधर आया, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने कहा चला यहाँ से था, है यहाँ,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यही तो दूरी होगी, तो ये दूरी कितनी बची 0.5। मैंने कहा आज तुम यहाँ बैठे हो, जो कल बीत गया तब भी तुम यहाँ ही बैठे थे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, जहाँ थे फिर से वहीं ना। मैंने कहा मान लो एक धावक है, वो किसी ग्राउंड के 20 चक्कर पूरे करता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, सिंपल सी बात है सर, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने कहा ठीक है चलो, अब हाँ मतलब पूरे कर रहा है ना, चक्कर पूरे कर लेना है, तो 20 किलोमीटर हो गया। अब तुम एक बात समझो, तुम लोगों ने, मैंने एक घड़ी ले ली, ऐसे ध्यान करो, ऐसे एक घड़ी ले ली, ठीक है। घड़ी में तुम लोग टाइम का तुम सबको पता होता है। एक बात सोचना, मान लो पहले कोई बंदा ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट से बंदा बी पॉइंट पर आ गया, ए पॉइंट से कहां गया बी पॉइंट पर। इसने कुछ ना कुछ कोण चल लिया, कुछ ना कुछ एंगल चल लिया, ठीक है सर जी। इसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, और हिंदी में बोलते हैं नहीं चाप। क्या बोलते हैं चाप। इसे बोलते हैं त्रिज्या, इसे बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, इसे बोलते हैं चाप। अब अगर मैं देखूं सर यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की कुछ ना कुछ क्या है दूरी है, चाप की कुछ ना कुछ दूरी है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं चाप, हिंदी में बोलते हैं चाप, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब मैंने कहा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से बी चला है, तो वो कितनी दूरी चला है, कितनी दूरी चला है, दूरी की बात होगी, ठीक है। ए से बी आने पर, ए से बी आने पर कितनी दूरी चला है, अब तुम जरा सोचो सर, ऐसा है दूरी वो यही तो चला है, बस इतनी, खाली इतनी तो चला है बस। तो मुझे ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी कितनी होगी। तो मुझे बताओ अगर कोई व्यक्ति एक चक्कर पूरा कर लेता है तो कितनी दूरी चलता है, कितनी चलता है 2πr। क्या चलता है वर्धी चलता है, सरकमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है सर, अगर कोई भी व्यक्ति 360 डिग्री चलता है तो वो कितनी दूरी चलता है 2πr वर्धी, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अगर कोई व्यक्ति 1 डिग्री चले, कितनी चले 1 डिग्री, तो कितना चलेगा 2πr अपॉन 360, सही है। अगर कोई व्यक्ति थीटा डिग्री चले, यहाँ तो थीटा ही था, तो कितना चलेगा 2πr बटे 360 इंटू थीटा, इतना ही तो चलेगा 2πr थीटा अपॉन 360, सही है सर जी। ये फार्मूला, ये किसका फार्मूला है सर, दूरी का, ये किसका है, लेकिन कब, जब कितना चले थीटा, लेकिन थीटा किस में हो डिग्री में, थीटा किस में हो डिग्री में, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका 360 को अगर तुम रेडियन में लिखोगे तो किस में लिखोगे 2π, रेडियन क्या होता है 2π। तो सर अगर थीटा मेरा डिग्री में है तब तो ये फार्मूला लगेगा, अगर थीटा मेरा डिग्री में ना होकर थीटा मेरा किस में है रेडियन में है, तब जो मेरा दूरी का फार्मूला लगेगा वो लगेगा 2πr थीटा बटे 360 की जगह क्या लिखूं, क्या 2π से क्या r थीटा बचा, क्या बचा r थीटा। अब देखो फिर से सर, अगर मेरा थीटा डिग्री में दिया है तो फार्मूला लगाऊंगा 2πr थीटा अपॉन 360, लेकिन अगर थीटा मेरा रेडियन में दिया है तो क्या लगाऊंगा मैं r थीटा, सिंपल सी बात है, ये फार्मूला मुझे लगाना, ठीक है। जल्दी से फार्मूला लिख लियो, फार्मूला लिखो फटाफट।
नोट्स बना लेना ठीक से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नीट में वो सारे के सारे इसी से आएंगे, नोट से ही आएंगे। और इंग्लिश वालों तुम 2-3 बच्चे हो, प्रॉब्लम हो गए बता दिया करो, तुरंत इंग्लिश में बता दिया करो, ठीक है। गर्मी बहुत है, पूरा पसीने पसीना आ रहे हैं। ध्यान रखना इस बार का पेपर टफ है, 100% टफ है। तुम लोगों के साथ में कोई मैथ का नहीं है? कोई मैथ का स्टूडेंट हो, मतलब यहाँ नहीं हो, घर पे हो, भाई चचेरा तहेरा पर तो कोई होगा, उससे कहो फार्म भरे, आईटी क्लासेस स्टार्ट होगी, नीट की तो बंद है क्लासेस, मतलब वो बंद है फॉर्म, नीट का फॉर्म नहीं ले जा रहे हैं, बहुत से बच्चे आगे लौट जाते हैं वापस लौट, नीट का फॉर्म नहीं ले जा रहे हैं, आईआईटी का फॉर्म ले जा रहे हैं, लेकिन वो बस होने वाले बंदी हैं, तो उसके पैरल जैसे तुम्हारी चल रही है यहाँ वहाँ आईआईटी क्लास चलेगी, ऐसे हो सकता है, ठीक है। सही, अब देखो सर एक बात बताना, अगर मैंने कोई भी तुम्हें क्वेश्चन दिया, मैंने तुमसे कहा कोई एक बंदा है वो 60 डिग्री एंगल चला, बच्चों कितना चला? 60 डिग्री एंगल चला, 60 डिग्री एंगल चला, बताओ कितनी दूरी चला? कितनी दूरी चला? तो यहां पर तुम्हें एंगल किसमें दिया है? डिग्री में दिया ना, तो डिग्री में दिया तो क्या लगाएंगे सर? 2 पाई आर 360 इंटू 60, अरे थीटा की जगह लगाएंगे हम लोग 60 से 60 काटा, 6 छंग 36 और 6 से कटा तो क्या बचा? पाई आर बटे 3, अरे 2 तिया, इतनी दूरी चला, इतनी दूरी चला। अब मान लो अगर मैं थीटा कहता तुमसे कि थीटा तुम्हारा 60 डिग्री ना हो के थीटा तुम्हारा पाई/3 है, ठीक है बेटा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 नहीं, 180, 22/7 होता है, 3.14 भी होता है, ठीक है, 180, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ थीटा तुम्हारा कोई दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा थीटा कितना चला? पाई/3, बताओ कितनी दूरी चला? तो आर थीटा, अरे रेडियन के लिए यही तो लगेगा, लो आंसर आ गया, ठीक है। ये भी 60 डिग्री है, जैसे ये 60 डिग्री है, ठीक है, चेंज करो, देखो पाई का मान क्या होता है? 180/3, क्या आया? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये है, तो ऐसे तुम लोग निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हें 60 की जगह 120 दूं, चाहे 240 दूं, चाहे 3 से 60 दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें 360 ना देके मैं तुम्हें 540 दूं, तब भी दिक्कत नहीं है सर। 540 का मतलब क्या हो गया? ऐसे गया फिर गया, ठीक है। 360 नहीं, 2 चक्कर लगा ही नहीं पाया ना पूरे, एक चक्कर पूरा फिर अगले थोड़ा आ गया, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इसे 540 मैंने कहा, तो तब भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके लिए हाँ, तो ये फार्मूला तुमको याद रखना। अब दूसरी चीज ये है सर, डिस्टेंस तो हो गया, जरा अपन को डिस्प्लेसमेंट भी बता दो। डिस्प्लेसमेंट यही सर्कल में, देखो एक बात जरा समझो, ऐसे समझो कि मान लो ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल में अपन अभी यहां है, यहां से अपन यहां आ गया, ठीक है, पहले अपन यहां था, यहां से अपन यहां आ गया। मैंने कहा मान लो बेटा ये जो एंगल है ना ये थीटा है। अब बताओ ए से बी तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जरा बताना, क्या सर मेरा ये डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से सीधी रेखा डालो, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? सीधी रेखा। जब मैंने सीधी रेखा ए बिंदु से बी बिंदु तक डाली, ये मेरी यही सीधी रेखा है। अगर मेरी यही सीधी रेखा है तो यही मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ले लो, बताओ बच्ची
अगर थीटा डिग्री में है तो डिस्टेंस का, दूरी का फार्मूला क्या था? 2/360 इंटू थीटा, सही है। चलो अब देखो, अब सर जी अगर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो अब देखो मैं इस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मेरा जो होता है हमेशा तुम्हें याद रखना है 2r sin थीटा, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये डेरिवेशन करके फार्मूला आया है, तुम्हें बस ये याद रखना है सर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा 2r sin थीटा बाई 2। अब जैसे मान लो मैंने कहा थीटा की वैल्यू जो है ना मेरी वो 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, अगर ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सर डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे विस्थापन, और विस्थापन क्या हो जाएगा 2r sin 60/2। अच्छा अब देखो वही मैं कह रहा था, देखो मैथमेटिकल फिजिक्स का यही एक वो है, सारे के सारे मान याद होने चाहिए, ठीक है। sin 0 का क्या होगा, sin 60 का क्या होगा, sin 45 क्या होगा, ये सारे के सारे वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये सब देखो ऐसा मैथ में पोर्शन आने के प्रकार से sin 30 का जो मान होता है बच्चों 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये क्या आया, r आया, ठीक है, r आया। अच्छा सर एक ये तो आपने चलो सही कहा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। यार एक बात बताओ, सही पाइथागोरस थ्योरम समझ पड़ी है। अब देखो जैसे मान लो सर मेरा ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो मुझे बताओ ये कोण कितना है? 90। सर ये r और ये त्रिज्या ही तो है, r त्रिज्या होगी सर। तो अब इसके यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो क्या मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है, यही तो विस्थापन है, ये विस्थापन है। सर ये क्या पाइथागोरस नहीं दिख रहा है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी। अब देखो मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ। पहला मैंने फार्मूला लगाया सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में सर ये मेरा हाइपोथेनियस हिंदी में बोले तो कर्ण है, हिंदी में बोले तो कर्ण है, ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, ठीक है। तो अगर मैं AB निकालना चाहूंगा तो AB का स्क्वायर मेरा क्या आएगा सर जी, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, दोनों जुड़ के क्या हो गए 2r स्क्वायर। अगर सर मैं AB निकालूंगा तो इस वाले स्क्वायर को उस तरफ पटकूंगा तो ये हो जाएगा √, यही तो आया। तो ये मेरा जो कर्ण आया वो आया √2। अब अपने फार्मूला से देखें, ठीक है। अब अपने फार्मूला से अगर मैं फार्मूला से लिखूंगा, फार्मूला में क्या था 2r sin थीटा बाई 2। तो सर 2r ऐसे ही sin थीटा, थीटा कितना है 90, तो 90/2 साइन 90/2 का मतलब हो गया साइन 45, कितना हो गया साइन 45। और बेटा साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। √2 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा √2, आगे वही। अब सर मान लो बेटा यहाँ पर तो चलो 90 डिग्री था तो तुमने कर दिया, अगर यहाँ पर 90 ना हो 120 होता तब तो क्या पाइथागोरस लग जाता? नहीं लगता। तब पाइथागोरस लगती नहीं। पाइथागोरस सिर्फ कब लगता है जब 90 डिग्री, ठीक है, तभी पाइथागोरस लगता है, अदरवाइज तो उसमें। तो ये जो फार्मूला है ये तुम्हारा यूनिवर्सल फार्मूला है जो हमेशा लगेगा, चाहे एंगल तुम्हारा कितना ही हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 40 हो, कितना भी हो, हमेशा तुम्हारा ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो तुमको डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला फार्मूला याद करना है, ये वाला फार्मूला याद करना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर जो थीटा का मान लगेगा ना वो सिर्फ डिग्री में लगाना, किसमें लगाना? डिग्री में।
अगर रेडियन भी हो तो रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट मतलब चेंज करना, उसके बाद में रखना। लेकिन यहाँ पर थीटा सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, थीटा सिर्फ और सिर्फ डिग्री में लगेगा। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? हाँ बता दें, ठीक है। देखो ऐसा है, जैसे मान लो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, तुम जानते हो पाई कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है पाई बाई 3, ठीक है, ये किसमें, रेडियन में। इस रेडियन को कन्वर्ट करें हम लोग डिग्री में, तो पाई की जगह क्या करो बेटा, 180 रख दो। 180 3 कितना आ गया, 7। कहीं पर लिखा हुआ है पाई बाई 2, पाई का मतलब क्या हो गया, 180 बटे 2 कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही तुम चाहो तो पाई बाई 6, पाई का मान 180, 6 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही जैसे मान लो कहीं 45 डिग्री लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है 45 डिग्री। अब सर इस 45 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या करूँगा, तो 45 ऐसे ही लिखना, ठीक है, ऊपर पाई से गुणा करना और नीचे 180 से भाग कर देना। ठीक है, ये पाई बटे 100, देखो कोई मतलब थोड़ी नहीं है। देखो एक 45 डिग्री का सही है, पाई का मान भी तो 180 होता है, 180 होता है, और नीचे भी क्या है, 180। अब सब 45 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4। आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास में कहीं पर भी 30 डिग्री लिखा हुआ है, इस 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 गुणा पाई बटे 100, तो आंसर आएगा तुम्हारा पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6 तुम्हारा ऐसे आंसर होगा। ऐसा होता है। हाँ, एक मेन चीज़ ये है कि अभी तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है ना, अपनी स्ट्रेंथ कम मत करना। लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी, ठीक है, मैंने कहा था 2 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हो जाए। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में तो इतनी स्ट्रेंथ थी बच्चों की जितनी अभी आती है, धीरे 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 15-16 ही बच्चे होते, ठीक है, और 15-16 में यहाँ पर सिर्फ 2 ही बच्चे प्रेजेंट हैं बस, बाकी अब वो भी गया है ना। तो ये रहा था। अच्छा, लास्ट ईयर का तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, तुम्हें बहुत रहता। मैंने खुद रिजल्ट देखा था, कुछ बच्चों के नंबर 595, 400 प्लस बहुत बच्चे थे, और ऐसे रिजल्ट आए काफ़ी अच्छे। लेकिन उन्हीं बच्चों के रिजल्ट आए थे जो बच्चे लास्ट तक रुके थे। सही है, लास्ट तक अगर रुके रहोगे तो कुछ मिलता रहेगा। लेकिन क्या है ना, आजकल के ज़माने में हम लोग एडवांस बहुत हो गए, ये चीज़ें पड़ जाती हैं, एडवांस बहुत हो गए ना। कैसे, तुम्हें मैं दूसरे की बात नहीं अपनी बात बता रहा हूँ। ऐसा है, आजकल हम लोग ये देखते हैं कि अरे लाओ अपन 1-1.5 घंटे क्लास ख़राब करेगा, इससे अच्छा अपन घर में आराम से कूलर के नीचे बैठ के आराम से मोबाइल में देखें। ठीक है, लेकिन आप लोग विश्वास मानना, जो भी लोग ये सिलेक्शन दिखाते हैं ऑनलाइन के कि हमारे यहाँ इतने सिलेक्शन इतने सिलेक्शन इतने सिलेक्शन, ये लाखों की भीड़ में सिलेक्शन तो मिल ही जाएंगे। मेन सिलेक्शन होते हैं कि बच्चा तुम्हारे कितना, तुम अगर परसेंटेज रेशियो देखोगे तो उनका परसेंटेज रेशियो 0.00 में होता है। अरे जिस क्लासेस में, सोचने की बात है, 2 लाख बच्चा बैठा है, तो उसमें कम से कम 2 लाख बच्चों में से अगर 100 बच्चों का भी हो गया तो वो कोई सिलेक्शन थोड़ी ना कहलाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों का ना जो ये माइंड है ना, ये उस प्रवृत्ति का होता है कि जैसे ही तुम मोबाइल देखोगे
पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद किसी का व्हाट्सएप आ जाता है, नेट तो खुला हुआ है, या इंस्टाग्राम पे रील आ जाती है, खोल लो, इंस्टाग्राम चलाती हो, हम मोबाइल भी चेक कर लेते हैं, तो तुम उस रील को देखने लगते हो कि अरे रील आई है। अब किसी की मम्मी ने डांस वाला वीडियो लगा दिया, मतलब फ्रेंड की मम्मी ने, तो तुम फिर उसको देख रहे हो, यार देखो आंटी जी कितना अच्छा नाच रही है, नहीं है? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो तुम कंसंट्रेट होके पढ़ ही नहीं सकते, गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है, जब हम लोग अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो हम लोगों का कंपटीशन नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। जिस जमाने में मैंने आईटी की तैयारी करी थी उस जमाने में मोबाइल हुए ही नहीं करते थे, मोबाइल ही नहीं थे भाई, ठीक है? मोबाइल नहीं थे, जो भी बच्चा पढ़ता था सब अपने बुक से स्टडी करते थे, जो क्वेश्चन नहीं होता था सब टीचर से पूछते थे, सर ये बताओ, कंपटीशन था अच्छा ना। आज के ज़माने में जब से ये मोबाइल आए हैं तब से, और एक बात ध्यान रखो, जो बच्चा मतलब जो भी बच्चा, मैं तुम सब में से कह रहा हूँ और अभी कोरे कागज पे लिख के दे दे रहा हूँ, जो यहाँ से जाने के बाद में ऑनलाइन पे फोकस करेगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, तुम अपना रिजल्ट देख लेना जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, ठीक है? और उस दिन मुझे तो फोन करोगे नहीं शर्म के मारे, खुद ही कहोगे कि हाँ सर जी ने सही बात कही, गारंटी है इस बात की, ठीक है? क्योंकि ऑन कॉन्टेक्ट से जो टीचर पढ़ाता है, तुमने पूरी जिंदगी क्लासरूम में बैठ के पढ़े हो, जो टीचर पढ़ाता है तो उसे पता होता है कि हाँ कहाँ पर ढंग से बच्चों के बिहेवियर को लेके ऑब्जर्व करके वो पढ़ाना स्टार्ट करता है, समझे? अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसी के दिमाग में जो आ रहा है वो बस पढ़ाते जा रहा है, या उसकी जो स्लाइड्स बनी हुई है स्लाइड से वो पढ़ाता जा रहा है, वो छुट्टी कोई मतलब नहीं होता है, ये चीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो टीचर काबिल नहीं होते हैं, टीचर बहुत काबिल हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट तुम्हें पढ़ने वाला नहीं मिल पाता है किसी भी प्रकार से, ठीक है? तो स्ट्रेंथ कम मत करो, जब तक क्लासेस लगे, जैसे जैसे क्लासेस लगे क्लासेस में आओ बहुत अच्छे से। आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लो, ठीक है? जब स्पीड पकड़ेंगे हम तो तुम्हें पता चलेगा कि अगले कहाँ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं तुम्हें कुछ हैंडबुक्स दूंगा फिजिक्स के फार्मूलाज की, वो फार्मूला धीरे धीरे याद करते रहना, ठीक है? धीरे धीरे याद करते रहना। अब ये बात मैं हर बैच में यही बोलता हूँ कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता रहे वैसे वैसे याद करते रहना, लिख के देखते रहना, और हर बार बच्चा हाँ कहते हैं, ठीक है? लेकिन जब टाइम बीतता है ना, तो लिखे ही नहीं थे सर, याद ही नहीं किए थे। अब कोर्स हो गया आधा, अब वो किताब थोड़े बहुत पेजों की थोड़ी नहीं, 400-450 पेजों की किताब है जिसमें सिर्फ फार्मूला है। फिर तुम सोचते हो अब 250-300 पेज कौन याद करेगा, ये चीज़ पड़ जाती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कोर्स चलेगा, अभी टाइम है आप लोगों के पास में, धीरे धीरे हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। चलो ठीक है, अब देखो बेटा, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्पीड की, ठीक है? स्पीड को हम लोग बोलते हैं ना चार्ज, और एक होता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों वेग, ठीक है? वेग। अब चाल बराबर क्या होता है? हाँ, तो सबको पता होता है, दूरी बटे, दूरी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग का मतलब होता है सर विस्थापन बटे समय। सर विस्थापन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये विस्थापन। मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है? स्पीड है सबसे पहले देखो, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, दूरी नेगेटिव नहीं होगी, और समय तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है? समय हमेशा बढ़ता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है अगर दूरी पॉजिटिव है
तो इस चाल भी क्या होगी हमेशा पॉजिटिव, चाल भी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, ठीक है। क्योंकि अगर दूरी जीरो होगी, जरा सोचो जरा, अगर सब दूरी जीरो होगी, समय कुछ भी हो, स्पीड क्या रहेगी जीरो रहेगी, ठीक है। तो स्पीड जो है या तो तुम्हारी जीरो होगी या फिर क्या होगी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जो वेलोसिटी है जैसे विस्थापन अगर तुम्हारा नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर क्या होगी जीरो, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। उसके बाद ठीक है, सिंपल था, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, या और नीचे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज सर स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है औसत चाल, औसत चाल, इसका मतलब क्या हो गया औसत वेग। अब सर देखो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल, इसमें क्या आता है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां पर क्या आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कुल विस्थापन, ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय और कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है। सर मात्रक क्या होगा, मात्रक नहीं, इसका मीटर इसका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, ये हमारा इनका मात्रक हो जाएगा, दोनों का मात्रक ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कल छुट्टी है तुम लोगों की, कुछ होमवर्क देंगे आप लोगों को कंप्लीट करना, तब और अच्छे से मीटर पर सेकंड, ठीक है सर, ये होता है। अच्छा बताओ क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, क्यों, क्योंकि सभी कभी डिस्टेंस नेगेटिव होगी, जब डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं होगी तो एवरेज स्पीड क्या नेगेटिव होगी। ऐसे ही टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और मेरी जीरो भी हो सकती है, तीनों कंडीशन में ये आ सकती है, ठीक है। इसके बाद में अब जरा ये क्वेश्चन समझें, तो क्वेश्चन तुमने कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कोई ए पॉइंट है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक। एक बंदा ए से बी तरफ गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। जब ये वापस आया बी से कहाँ आया ए पर वापस, तो इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा है मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड बता दो या फिर एवरेज वेलोसिटी बता दो, ठीक है। सबसे पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी बताया बताओ, जीरो। अरे ए बिंदु से बी बिंदु तक गया और बी से वापस ए पे नहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो।
डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0। सही है? सही। अब मैं आता हूँ एवरेज स्पीड पर। ठीक, एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा मान लो ए से बी तक की कोई डिस्टेंस है, वो मेरी x है, वो x है, तो x गया और x ही आया, यही तो टोटल डिस्टेंस हो गई। x प्लस x कितनी हो गई? 2x। टोटल टाइम, समय बराबर क्या होता है? 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, यही तो होता है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा? t1। वापस आने में मान लो कितना समय लगा? सही है, जाने में t1, आने में t2। अब सर ये हो गया 2x, समय बराबर तुम बोले दूरी बटे 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x। चाल कितनी है? 50। चाल कितनी है? 50 प्लस वापिस आने में, वापिस आया तो दूरी कितनी है? x। x ही तो है। चाल कितनी है? 60। ठीक है, चाल है 60। अच्छा मैं अगर एक काम करूं इसमें, अगर मान लो मैं इधर से गई हुई वेलोसिटी v1 मान लूं और दूसरी क्या मान लूं? v2। ठीक है, मैं इधर वाली को v1 के बराबर ले लूं और इस वाली को क्या ले लूं? ठीक है, तो v1 v2 में ऐसे भी लिख सकता हूं। अब तुम लोगों को अगर मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत ठीक है तो देखो 2x ऐसे ही, यहाँ x कॉमन ले लिया मैंने, इसमें x का ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1/v1 प्लस 1/v2। सर x से x, तो ऊपर बचा 2, नीचे एलसीएम ले लिया। एलसीएम का मतलब है लासा पर। ठीक है, b1 b2। अब तिरछी गुणा करो, b2 की 1 से करोगे तो क्या आया? b2। b1 की 1 से करा तो क्या आया? सर ये थर्ड वाला पोजीशन है, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो गया 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस। सही है, ये मैंने इसलिए किया, ये एक फार्मूला भी बन गया, एक फार्मूला बन गया। जैसे मान लो अभी तो मैंने तुम्हें 50 और 60 दिया है, कभी ऐसा हो यहाँ 40 हो, यहाँ 30 हो, तो तुम इस फार्मूला में रख सकते हो 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। सर रख के देखना कितना आंसर आएगा। तो 2 ऐसे ही, एक है 50 और एक है 60, एक है 50 प्लस 60। यहाँ पर देखो नीचे हो गया 110, ये हो गया 50 दूनी 100 गुणा 60, और यहाँ हो गया 100, 0 से 0 कर दिया, ये आ गया 600/11 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर ये हो गया। कोचिंग है, जाना है। किसकी कोचिंग है? कौन सी क्लास में हो? स्कूल कौन सा है? आदर्श में पढ़ते हो? किसके यहाँ जा रहे हो? पांडे सर के यहाँ? और कोई बैच भी लगता है दूसरा? तो एक मॉर्निंग में लगाते हैं वो? 2 से 3 लगता है। मॉर्निंग में तो लगता है। मॉर्निंग में तुम अकेले हो, कितने बच्चे हो? 2 बच्चे हो।
चलो तुम पूछ लो, चले जाना, हम तुम्हारा बैच टाइमिंग चेंज करवा देंगे, मॉर्निंग बैच करवा देंगे, है ना हमारा। बताइए, तो 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, ये तुम्हारा ऐसे फार्मूला हो गया। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सिंपल कोई क्वेश्चन ये आ जाए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर तुम्हें जाना है, इधर स्पीड 40 हो, इधर स्पीड 50 हो, कुछ भी हो, 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब तुमसे पूछेगा बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, रखो फटाफट फार्मूला में, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो सर 2 दोनों की गुणा 40 गुणा 50, 40 प्लस 50 कितना हो गया, 40 दूनी 80 गुणा 50 बटे 0 से नहीं कटेगा ना, 400 बटे 9 किलोमीटर पर, सही है, हो गया ये आंसर। पाँच बजे से कोचिंग है ना, हाँ तो रुको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे भी 5 मिनट बाद ही पढ़ाती है, बल्कि 5 मिनट से ज़्यादा बाद में पढ़ाती है। और आप वो कहीं तो कहना देख सकते रोकने पर नहीं देगा, क्या कहना है, हो गया। अब देखो ये तो ऐसे सरल क्वेश्चन था। अब जरा एक बात एक सोचो जरा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है वो x x x, ये डिस्टेंस ए बी एक्स, बी सी एक्स और सी डी बी एक्स। यहाँ पर जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर, अगर 4-3 बार आते हैं, ठीक है। अब तो बताओ मुझे एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या एवरेज स्पीड 0 होगी, एवरेज स्पीड तो 0 हो ही नहीं सकती। 0 कब होगी, जब एक ही पोजीशन पे आदमी रहे, चले ही ना बिल्कुल, अगर बिल्कुल नहीं चलेगा तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तब एवरेज स्पीड 0 होगी, अदरवाइज एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से फार्मूला लगाओ, चलो देखो सर, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, फिर से और फिर से, सही है। टोटल समय मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक मान लो मतलब समय लगा t1 प्लस t2 और अगले कितना लगा t3। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है x, 4 कितनी है 20, यहाँ से लेके यहाँ तक x बटे 30, x बटे, हो गया। इन तीनों में क्या कॉमन है, x बटे 10, x बटे, अरे x ऊपर है नीचे 10 कॉमन है, ठीक है। ये लो तुम्हारे तब भी समझना, सिर्फ 10 ही कॉमन लो, ऊपर अगर 3x है, नीचे सिर्फ तुमने x कॉमन लिया, नीचे सिर्फ क्या कॉमन लिया x, तो यहाँ पर बचा 1 बटे 20, 1 बटे 30, 1 बटे x से x गया,
अब देखो 3 ऐसे, नीचे एलसीएम देखो, एलसीएम जो आएगा वो आएगा बेटा 120। कितना आएगा? 120। इन तीनों का एलसीएम आया 120। 20 के 120 में कितनी बार? 6 बार। तो 6 एकम। 30 के 120 में 4 बार, 4 एकम। 40 के 120 में 3 बार, 3 एकम। 120 गया ऊपर, 3 गुणा 100 बटे 6 4 10 और 3 12 3 360 बटे किलोमीटर पर, ये तुम्हारा आंसर है। किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा तुम्हारा आंसर? ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे तो ये होगा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन कोई भी जवाब दे, पूरी क्लास में कोई जवाब दे, सर ये तो मैंने अगर एवरेज स्पीड पूछा है, अगर मैं यहीं पर तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछता तो उसका मान क्या होता? यही होता जो ये है। क्यों? क्योंकि मैं कैसे चल रहा हूँ? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर। जब सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, सोचो जरा बेटा, फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे तो मान भी तो बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे केस के अंदर तुमसे एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों के आंसर तुम्हारे सेम हो जाएंगे। ठीक, दोनों के आंसर तुम्हारे सेम हो जाएंगे। बता लिया? चलो मैं स्लाइड बना रहा है हो गई। अब देखो एक बात सोचो सर, अच्छा इस चीज में पता है, एक तुम लोगों को इस क्वेश्चन में एक थोड़ा डाउट था। तुम लोगों में करीबन 60% लोगों को डाउट है, बोले नहीं कोई नहीं। मुझे एक बार बताओ बेटा, मैंने मान लिया a बराबर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ 3/4 है और b बराबर 5 है। ये है सिंपल मैथमेटिक्स का। सर a बटे b का मान क्या होगा? देखो बेटा a का मान क्या है? 3/4 और b का मान क्या है? ठीक है, अब तुम देखो बेटा ये बराबर का साइन नीचे है ना, नीचे है तो 5 की वहां 4 से होगी 3/20। सही है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछता सर b बटे a का मान क्या होगा, तो b का मान क्या है? 5, a का मान क्या है? 3/, तो 4 ऊपर जाएगा। समझो, अब देखो इस चीज को समझो। देखो बेटा ऐसा कहा, जो ये बराबर वाला साइन है ये वाला बराबर, a बटे b की तो बराबर है, तो a का मान क्या है? 3/4 ऊपर लिख दिया। अब जो ये बराबर था वो तो यहाँ आया ना, यहाँ आया, और नीचे b का मान क्या आया? 5। नीचे b का मान क्या आया? अब देखो ये जो बड़ा वाला बराबर है वो नीचे है, वो कहाँ है? नीचे। तो चुपचाप इस 5 को नीचे ही डाल दो। 5 को कहाँ डाल दिया? नीचे। अब तुम इसमें आओ, देखो b बटे 5 ऐसे ही बराबर वाला बटे यही तो है, क्योंकि a का मान क्या है? 3/, तो ये जो मान है, ये जो बड़ा वाला बराबर है, ये बड़ा वाला बटे है, वो ऊपर है, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे खाली समझाने का तरीका है तुमको। हो गई मैथमेटिक्स में ऐसा, तो 4×5 20 क्या हो गया? तभी 20/3 हो गया, ये हो गया। और ये लोग, ये बात तो हम सभी को पता है, ये बात पता है 100% लोगों को ये बात पता है कि सर अगर कहीं 2/5 लिखा हुआ हो और 1/3 लिखा हुआ हो, बराबर का साइन यहाँ हो, तो ये सबको पता है सर नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर, और ये जाता है नीचे। तो ये हो जाता 6/5। ठीक है, ये 6/5 हो जाता है। ये चीज, दूसरी चीज ये चीज याद रखना। अगले जैसे अभी जब मैं वो लिख रहा था, जब मैं नीचे वाले को 120 को ऊपर ले गया था, ठीक है, तो तुम में से आधे लोगों को पता ही नहीं चला ये ऊपर कैसे चला गया, नीचे ही क्यों गिरा। ठीक,
उस चीज को। अब देखो एक बार बताओ, मुझे बताओ किलोमीटर पर घंटा को अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? कोई बताएगा? 5/18 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है? 5/18 से क्या करनी पड़ती है? गुणा। अब क्यों हुआ ऐसा? ऐसे देखो सर, जैसे मान लो 1 किलोमीटर और नीचे क्या है? 1 घंटा। सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है? और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 300, 3600। अरे 1 मिनट में 60 गुणा 60 कितने हो गए? 3600, ठीक है? 3600 हो गए। सर 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब 2 से काटो, वो सॉरी किस, हाँ 2 से काटो, 2 पंजे और यहाँ क्या आया? 18। इसका मतलब ये हो गया सर कि 1 किलोमीटर पर घंटा होगा जो, वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये इसके बराबर। अगर अच्छा अब देखो ऐसे ही मैंने कहा 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किसमें करना है? मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे? चौवन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अरे 5/18 से गुणा कर दो। अरे तुम जेएनबी के, तुम जेएनबी के हो ना? जेएनबी इतने गधे तो अलग नहीं होते हैं, इतना तो क्योंकि जेएनबी ने हर साल मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। इस बार भी पढ़ाया था, पिछली बार भी पढ़ाया था, उससे पहले भी पढ़ाया है। 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बताओ कितना? तो देखो सर ऐसा है 54 गुणा 5/18 से काटो, 18 से यहाँ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है? अच्छा बताओ 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। बताओ कैसे कन्वर्ट होगा? नाम क्या है? अभिषेक भारती। कैसे कन्वर्ट होगा? बताओ महाराज। बहत्तर। क्या करना पड़ता है बेटा? देखो ऐसा है, अगर मीटर पर सेकंड हो, मीटर पर सेकंड हो तो सर उल्टा कर देना। क्या कर देना? 20 ऐसे ही लिखना। पहले मैं 5/18 से गुणा कर रहा था, अब मैं 18/5 से गुणा करूंगा, ठीक है? किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 5/18 से गुणा, लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाने के लिए 18/5 से। 5 से काटो, 5 चौक 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है? किलोमीटर पर घंटा, ये किलोमीटर पर घंटा, ठीक? अब एक चीज सुनो, स्पीड को हम लोग बेटा यू से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? कई चीजें होती है, एक होती है इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक वेग, उसे यू से डिनोट करते हैं। एक होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, उसे बी से डिनोट करते हैं। एक होता है एक्सेलरेशन, त्वरण, उसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन, त्वरण। अब देखो एक्सेलरेशन के बारे में सोचो, उसके बाद में हम लोग तात्क्षणिक के बारे में भी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस के बारे में, ठीक? एक्सेलरेशन देखो बेटा, एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और तुम्हारा जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन का सिंपल सा फार्मूला, त्वरण का सिंपल सा फार्मूला होता है, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तभी तुम्हारा त्वरण होगा, अदरवाइज त्वरण नहीं होगा। अब तुम जरा सोचो सर, अभी जैसे मान लो मैंने बाइक चलाना स्टार्ट करी, मेरी बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर बाद मेरी बाइक की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर,
तो वेग में परिवर्तन होगा। वेग बढ़ा कि घटा? वेग बढ़ा। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही है। अब जैसे मान लो मेरी जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसका मतलब हो गई मेरी जो स्पीड है यानी कि मेरा जो वेग है वो क्या हो गया? कम हो गया। मेरा वेग कम हो गया। मेरा तुम लोग बैठे हो। तो जो मेरा वेग था वो कम हो गया। ठीक है। अगर वेग कम हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा? कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मेरे में क्या हो गया? मंदन हो गया। क्या हो गया? मंदन हो गया। ठीक है। तो वहां पर जो त्वरण होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव त्वरण। वहां पर त्वरण क्या हो जाएगा? वहां पर तुम्हारा नेगेटिव त्वरण। जीरो त्वरण कब होगा? जीरो त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन ही ना हो। पहले भी 40 किलोमीटर पर आवर था, अब भी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो वेग में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर हम त्वरण को क्या बोलेंगे? वहां पर त्वरण तुम्हारा जीरो होता है। ठीक है। त्वरण की बहुत अच्छी कहानी है। ये अभी बेसिक था। ठीक है। मैं वैसे स्टार्ट जो करना चाह रहा था, मेरा जो मेन पर्पज है, मैं मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। जो बेसिक फिजिक्स है उसमें सबसे पहले तुम्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पर सारे डायमेंशंस के बारे में बताया जाता है। फिर तुम्हें जोड़, घटाव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में बताया जाता है वहाँ से। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी है ना, ये तुम्हें पहले ही ज्ञान दे दिया जाता है, जिससे कि जब हम लोग चैप्टर बीच में पढ़ें तो उसमें हमारे लिए किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी ना हो। फिर अब क्या करें? डिफिकल्टी हो गई ठीक है। इसमें ठीक से दिख ही नहीं रहा है बोर्ड पे।